कर लेते थे, दोनों एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंटली हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल था। और फिर हमने देखा था क्या कि टाइम पीरियड इज 2u sin थीटा बाई जी, कि कितने टाइम के बाद वापस वो गिरेगा। रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, एंड हाइट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। y क्या ये तीन ये सब चीज हम लोग प्रूफ कर चुके थे। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी हम लोग का हो गया था, तो वापस हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे नहीं जा रहे हैं इस लेसन में। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आज हम लोग का फोकस क्या रहेगा कि अगर मान लो हम लोग अभी तक क्या देखे हैं, आइदर ग्राउंड टू ग्राउंड देखे हैं या फिर फ्रॉम सम बिल्डिंग टू ग्राउंड देखे हैं। ऐसे बिल्डिंग में खड़ा हो गया और आदमी बॉल फेंक रहा है, तो इस टाइप का सीन देखे हैं। आज हम लोग का फोकस क्या रहेगा कि मान लो हम लोग यहाँ से बॉल फेंके तो ये कहाँ हिट करेगा, इंक्लाइन प्लेन एंगल अल्फा है। तो इसका आज हम लोग इस पे फोकस करेंगे अपना पूरा क्लास। और फिर फोकस करेंगे कि जब मैं बॉल फेंकूंगा और मान लो बॉल ग्राउंड पे नहीं हिट करके ऐसे बीच में वॉल है कहीं पे, तो क्या होगा उस बॉल के साथ। तो ये सब चीज का बात हम लोग आज करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो आज का पहला पहला हम लोग देखते हैं उसके बारे में, प्रोजेक्टाइल अलोंग एन इंक्लाइन। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रोजेक्टाइल along an incline। जैसे मान लो मैं पहला केस में ले रहा हूं अप द इंक्लाइन, इसका फॉर्मूला मैं तुमको डिराइव करूंगा, लेकिन हम लोग याद नहीं रखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत बड़ा सा है, हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, उतना याद नहीं रखेंगे। तो जैसे अभी वाले केस में लेट्स से ये एक इंक्लाइन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज अल्फा, और मैंने यहाँ से एक बॉल फेंका इस तरह से, ये बॉल जाके इसको हिट कर दिया। लेट्स से ये एंगल थीटा है। प्रणव लेक्चर 8 मैंने असाइनमेंट ग्रुप पे भेजा है अभी, लेक्चर 8 प्रोजेक्टाइल कंटिन्यूड, न्यू लेक्चर है। तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन है और उस पर मैंने बॉल फेंका, तो मुझे बताना होगा कि ये डिस्टेंस कितना है, ये हाइट कितना है, एच मैक्स, इसको हम लोग बोलेंगे रेंज। तो रेंज क्या है और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन क्या है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये तीन चीज वापस से हम लोग के पास आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ लोगों ने एनसीईआरटी लेक्चर वाले में अटेंड किया ही है, तो क्या करो, एक्सिस को नया, जैसे हम लोग एक्स और वाई एक्सिस लिए थे ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला, इस बार ये वाला एक्सिस अपना एक्स मान लो, ये वाला एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लो, और ये वाले एक्सिस को परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, वाई एक्सिस। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, सिचुएशन समझ में आ गया सबको कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो अगेन वापस से हम लोग क्या बात करना है, अलोंग एक्स। अब देखो ग्रेविटी किधर लग रहा होगा, ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा जी। अब अगर ये एंगल अल्फा है, वो रेड वाला, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस अल्फा, ये एंगल होगा अल्फा। तो जी का इधर वाला कंपोनेंट अलोंग द अल्फा is g cos alpha and away from alpha is g sin alpha, right? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नो अब सर। वापस से ब्रेक करो। मैंने एक स्लाइड, ये डायग्राम बन गया, ये डायग्राम बना लो, फिर मैं ब्रेक करता हूँ।
along x along y फिर से लिखो। डायग्राम बन जाएगा तो बताना। डन, ओके आर्यन, ठीक है। अब वापस से हम लोग along x along y बात करते हैं। तो देखो along x along y, along x इनिशियल स्पीड क्या है देख के बताओ। x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या है, ये वाला क्या होगा? u cos theta, u cos थीटा। और along y इनिशियल स्पीड क्या होगा? u sin theta. u sin थीटा। तो इस तरफ along the theta is cos थीटा। Yes, तो sir. हम लोग लिख, हाँ, तो along x initial speed is u cos theta, along y is initial speed is u sin theta। नेक्स्ट देखो एक्सेलरेशन along x, x के along कोई एक्सेलरेशन है क्या? No sir. नहीं है। और कोई देखो है कोई एक्सेलरेशन x के along? Sir, acceleration due to gravity. हाँ वो आ रहा है ना, x की तरफ जो कंपोनेंट आ रहा है ना, g हाँ, sir. sin अल्फा माइनस g sin अल्फा पीछे की तरफ। Yes, sir. और एक्सेलरेशन along y क्या है? माइनस g cos अल्फा। तो एक्सेलरेशन along x is माइनस g sin अल्फा एंड माइनस g cos अल्फा। दोनों पीछे की तरफ है इसलिए मैं माइनस लगाया हूँ। अब देखो डिस्प्लेसमेंट along x क्या लिख सकते हैं? uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। एंड सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट along y is uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अपना u cos थीटा t माइनस हाफ g sin अल्फा t स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट along x, एंड डिस्प्लेसमेंट along y का इक्वेशन बन जाएगा u sin थीटा t माइनस हाफ g cos अल्फा t स्क्वायर। अब बताओ, अब जब बॉल वापस गिरेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया। Yes, sir. अब जब बॉल वापस गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट along y क्या होगा? वापस यहाँ पे गिर गया, डिस्प्लेसमेंट along y इज Height of the inclined plane. नहीं नहीं नहीं, along y, y देखो y इस डायरेक्शन में, ये वाला है। तो y के ऊपर क्यों डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या इंक्लाइन से? जीरो। Zero, sir. Yes, sir. जीरो होगा ना? Yes, sir. So when the ball falls या फिर when the projectile falls back on the incline, sy is equals to 0, and this implies u sin theta t minus half g cos alpha t square will be equal to 0। यहाँ से t कैंसिल आउट हुआ और हमारे पास आ गया t is equals to 2u sin theta by g cos alpha। तो ये हमारे पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u sin theta upon g cos alpha। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब बताओ रेंज कैसे निकालें?
वो डिस्प्लेसमेंट 0 वापस है, ओके। हाँ प्रथमेश, ये देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस है। मैं इस डायग्राम को गंदा कर रहा हूँ, फिर इरेज कर दूंगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा है, तो इस पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे प्रथमेश? समथिंग r,0 होगा या नहीं होगा? यस सर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या हुआ, वाई सर आप डायरेक्शन ये में। फिर से एक्सप्लेन कर रहे हो? हाँ, कि एस वाई 0 क्यों हुआ हाईएस्ट पॉइंट पे। ओके ठीक है प्रथमेश, समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट आता है। तो हम लोग को एस वाई मिल गया। अब हम मुझे चाहिए रेंज। रेंज कैसे निकालें? सर यू साइन थीटा इनटू में यू कॉस थीटा इनटू में होगा ना? नहीं, वो यहाँ पर रेंज u cos थीटा इनटू t नहीं होगा ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन भी है ना, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, sx वाला, ये वाला। t का वैल्यू पुट कर दो ना, एक्सेलरेशन है तो डायरेक्टली u cos थीटा इनटू t नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट लिखो रेंज। तो r विल बी, ये देखो इस फॉर्मूला में बस t का वैल्यू पुट करते हैं, u cos थीटा t माइनस हाफ g sin अल्फा t स्क्वायर, u cos थीटा t माइनस हाफ g sin अल्फा t स्क्वायर। तो t को पुट कर दो 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा, तो 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा माइनस हाफ g sin अल्फा 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। तो कितना खराब सा इक्वेशन है, इसलिए मैं बोला हूँ कि हम लोग ये इक्वेशन याद नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि देखो, अगर हम लोग को थीटा ये सब दिया होता तो हमें ये निकालना आसान होगा, मतलब एक स्टेप का होगा, फॉर्मूला याद करने का कोई मतलब नहीं है। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी कॉस अल्फा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट अपने काम का नहीं है, हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे कि अगर हम लोग को थीटा फाई दिया होगा तो हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे सीधा। सर ये साइन स्क्वायर है ना? क्या? ये साइन स्क्वायर है ना? हाँ, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर है। ओके सर। तो अगर हम लोग को मान लो सिंप्लीफाई करना पड़ा तो क्या करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यहाँ पर कुछ तो 2u सर cos sin 2 थीटा। ये तो साइन 2 थीटा बन गया, और इधर क्या करोगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कॉस अल्फा, और राइट साइड में tan स्क्वायर अल्फा। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी सर आवाज आपकी नहीं आ आवाज रही? नहीं आ रही है। मेरी आवाज सबको नहीं आ रही है, क्या आ रही है? आ रही है सर आ आ रही रही है है सर। सर। हेलो सर। हाँ ईशान, रिज्वाइन कर लो। ईशान रिज्वाइन।
हाँ लेकिन अगर देखो यहाँ पर तुम साइन 2 थीटा पुट करोगे तो फिर अपना बनेगा नहीं यार, मतलब वो फॉर्म जो जनरेट करना होगा याद करने वाले फॉर्म में नहीं आएगा। तो एक काम करो, साइन थीटा कॉस थीटा है, अगर हम लोग एक एक कॉस अल्फा से अगर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जी कॉस अल्फा कॉमन ले लो, एक जी कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और जी कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब तो दोनों में क्या कॉमन है, 2u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो रेंज इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, एक साइन थीटा भी कॉमन ले लो, तो देखो क्या बच गया, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। ये किस चीज का फॉर्मूला है, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा? cos theta plus alpha. कॉस थीटा प्लस अल्फा या कॉस थीटा माइनस अल्फा? कॉस सॉरी कॉस थीटा प्लस अल्फा, cos theta plus alpha. Cos कॉस theta थीटा plus प्लस alpha. अल्फा, हाँ कॉस थीटा प्लस अल्फा। सर एक जी भी तो आएगा कौन सा जी? सर, ये इधर अच्छा अच्छा, इसको sin एक मिनट हाँ यहाँ पर ये जी था, मुझे एक जी एक्स्ट्रा आ रहा था, वही ये जी कट गया, तो यहाँ पर जी कॉमन मत लो, यहाँ पर ऐसे ही रहने दो, जी कॉस अल्फा ही रहने दो, एक जी कैंसिल आउट हो गया, ये जी और ये जी, तो मैंने बस कॉस अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेसिकली। सर नहीं समझे सर, क्या किया आपने इधर? ओके वेट एक मिनट, ये देखो यहाँ ऊपर जो मैं सर्किल बॉक्स किया वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नो सर, वहां तक नहीं है। एक जी कैंसिल आउट हो गया, एक काम करो इस वाले को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करो, कॉस अल्फा से डिवाइड करो, कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक नहीं। अब देखो दोनों साइड 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों टर्म में कॉमन है, और एक साइन थीटा भी दोनों टर्म में कॉमन है ना? यस सर। अभी अभी समझ में आ गया? तो उस जो कॉमन है उसको मैं बाहर ले लिया, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा था ना? नहीं वो जी स्क्वायर एक्चुअली गलती से हो गया था, यहाँ पर एक जी एक्स्ट्रा था, ये जी मेरा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर एक जी ना, देखो ये वाला जी और यहाँ वाला जी कैंसिल आउट हो गया मेरा, जी स्क्वायर जो था उसका एक जी और ऊपर वाला जी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है प्रथम? हाँ तो देखो ये हम लोग का फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा, नीचे में कॉस स्क्वायर है, जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बहुत याद नहीं होगा, नहीं मतलब याद होगा भी तो भूल जाओगे, तो याद की जरूरत नहीं है, बड़ी लाइफ में जरूरत सर है। cos 2 अल्फा की cos स्क्वायर अल्फा।
cos square alpha. Cos square alpha. Next step पे मेरे पास ब्रेक हो रही है. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. हेलो, अभी ठीक है? नहीं सर, बीच बीच में ब्रेक हो रही है. अभी आवाज सही आ रही है? Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके फाइन. ठीक है, तो वो नोट हो गया था सबका? Yes, ठीक है, sir. तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया? 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा. रेंज इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा cos थीटा प्लस अल्फा. ये हम लोग का रेंज हो गया. और टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा. ठीक है, अब एच मैक्स निकालना है. एच मैक्स कैसे निकालें? एच मैक्स, तो एच मैक्स था क्या पहले? तो वो वापस से देख लो. ये था एच मैक्स. Yes, sir. तो कैसे निकाला जाए एच मैक्स? अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पर इस डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा? sin theta. नहीं यू साइन थीटा तो यहाँ पे था. ये एंगल थीटा है. यू साइन मैंने किसको थीटा लिया था? मैंने जब स्टार्टिंग प्रूफ किया था तो यहाँ पे थीटा, ये अल्फा लिया था या थीटा लिया था? सर ये अल्फा एंगल लिया ऑफ था ना? प्रोजेक्शन थीटा लिया था. सर उल्टा. अच्छा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा. ठीक है, वही लेके चलते हैं फिर. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा लिया था. हाँ, देखो इसका ये वाला स्पीड है v, तो इसका इधर की ओर स्पीड क्या था? uy, Yes, sir. u साइन थीटा. और हाईएस्ट पॉइंट पर इस डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा? 0 होगा या नहीं होगा? Yes sir. Yes, sir. क्योंकि अगर 0 नहीं हुआ तो वो और ऊपर जाएगा, तो वो हाईएस्ट पॉइंट नहीं रहा. लेकिन हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? उस पॉइंट पर स्पीड 0 होगा वर्टिकल डायरेक्शन में. तो अलोंग y बात करो. अलोंग y इनिशियल स्पीड इज u sin थीटा, और जो हम लोग को रिक्वायर्ड है उसमें फाइनल स्पीड है 0. और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? y डायरेक्शन में g cos अल्फा. हाँ या ना? ay is minus g cos अल्फा. यहाँ तक पहले बता दो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? along y में बात कर रहा हूँ. यहाँ से यहाँ का मैं बात कर रहा हूँ. तो फाइनल स्पीड along y 0 है. इनिशियल स्पीड इज u sin थीटा. एक्सेलरेशन इज माइनस g cos अल्फा. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ sy, यही मुझे चाहिए h max. तो h max को मैं लिख सकता हूँ s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 है. तो vy स्क्वायर माइनस vy स्क्वायर अपॉन 2ay. तो sy ही मेरा h max है,
that is 0 minus u square sin square theta upon 2 ay is g cos alpha. तो ये बन गया u square sin square theta upon 2g cos alpha. ये मेरा रिलेशन आ गया. सर पिछला स्लाइड दिखाना. हाँ. Done? Yes. ठीक. तो नेक्स्ट वाला तुम लोग के लिए डाउन द लाइन पे मैं तुमको क्वेश्चन की तरह देता हूँ, वो तुम लोग खुद से सॉल्व करो बिल्कुल सेम तरीके से. हो जाएगा तो बताना. हो गया सर. क्वेश्चन. एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल है 30 डिग्री और यहाँ से हम लोग एक बॉल फेंके ऐसे, यहाँ से फेंके एट एन एंगल 45 डिग्री with this incline with a speed of 15√2 मीटर पर सेकेंड. तुमको बताना है कितना डिस्टेंस जाके कितने डिस्टेंस पे वाला find. हेलो सर, आवाज हेलो सर. सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा हाँ, am I audible? है. हाँ सर, अभी अभी आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है. ठीक, मैं बस क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है, तुम लोग को सॉल्व करना है. क्वेश्चन क्या है कि ये बॉल को मैं ऐसे फेंका हूँ 15 मीटर पर सेकेंड से एंगल 45 डिग्री और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लैंक इज 3 डिग्री. तो बताना है प्लैंक पर कितने दूर पे जाके गिरेगा बॉल. क्वेश्चन सबको समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप करना, हो जाएगा. ओके सर. सर रेंज निकालनी है ना बस. हाँ, रेंज निकालना है. ओके सर. हर्ष वो देख लेना, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा. ओके सर.
Okay, Daksh, call me after the class around 9 p.m. तो जी को 10 ही लेना है ना? V को 10 क्यों लेना है? नहीं जी हाँ, G 10 होगा. हेलो हाँ, आ गया आंसर. ठीक है, स्टेप स्टेप बताते जाओ. along x, along y. एक आंसर आया 30√3 - 1. ओके, एक आंसर आया 45√3 - 1. दो अलग अलग आंसर है. डेटा रैंडम है, चलो सॉल्व करते हैं. along y, along x इनिशियल स्पीड क्या है? इस डायरेक्शन को मैं x माना हूँ और ये y, तो along x मेरा इनिशियल स्पीड क्या होगा? 15√2 15√2 नहीं. along x पे हाँ, along x 15√2 cos 45. 15√2 cos 45 और वो भी माइनस में, तो ये -15 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ x में है. एंड सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी along y क्या होगा? ये है y, तो 15√2 cos 45, तो ये आ जाएगा +15. ठीक है प्रथम, इनिशियल स्पीड फाइंड करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो सर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मैं लॉन्ग वाई हटा रहा हूँ. अब ग्रेविटी जो था वो नीचे लग रहा था. ये एंगल 30 है तो ये 60 होगा, ये 30 होगा और ये 60 होगा. तो इधर की ओर जो ग्रेविटी लगेगा दैट विल बी g cos 60. g cos 60 मतलब g/2 और इधर की ओर g cos 30 दैट इज g√3/2. g√3/2. तो along x हो गया, along y मैं यहाँ लिख रहा हूँ. तो इनिशियल स्पीड along y मुझे पता है +15. एक्सलेशन along x क्या होगा?
एक्सेलरेशन अलोंग एक्स माइनस जी बाई टू, अगेन वो पीछे की तरफ है तो माइनस जी बाई टू मतलब -5, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई इज माइनस जी रूट थ्री बाई टू मतलब -5√3। अगेन डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या होगा, uy t प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। और जब बॉल मेरा वापस इस पे गिर जाएगा इंक्लाइन पे तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या होगा, 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, किसी को भी। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जब बॉल वापस गिर जाएगा तो एस वाई 0 होगा। तो when the ball falls back on the incline पे जब वापस आ गया तो एस वाई क्या हो गया, 0 हो गया। और दिस इम्प्लाइज एस वाई देखो क्या, एस वाई इज 15t माइनस 5√3 t स्क्वायर बाई 2, 15t माइनस 5√3 t स्क्वायर बाई 2, ये चीज 0 होना चाहिए तो ये कैंसिल। और हमारे पास आ गया दिस इम्प्लाइज t इक्वल्स टू 30/5√3 दैट इज 6/√3 सेकेंड। प्रथम आर्या ये सेम आया, या अलग आया? प्रथम वो रेंज का फॉर्मूला जो मैंने ड्राइव किया ना वो अप द इंक्लाइन के लिए है, मैंने इस बार डाउन द इंक्लाइन का क्वेश्चन दिया था। तो मैंने भी उसी से किया तो आ नहीं रहा था। किससे किया? अप द इंक्लाइन वाले फॉर्मूला से? रेंज वाला वो आपने मतलब डिराइव किया था मैंने। नहीं, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला जो मैं डिराइव किया था रेंज वाला, ये मैं तब डिराइव किया था ना जब बॉल को मैंने ऊपर फेंका था। इस बार मैं अपोजिट केस दिया हूँ, बॉल को नीचे फेंका हूँ। Yes, sir. प्रथम नहीं, निगेटिव डायरेक्टली बस तुम निगेटिव नहीं बोल सकते हो क्योंकि इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन इस केस में सेम डायरेक्शन में है, जबकि पिछले केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था, तो हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत सारे करेक्शन करने पड़ेंगे उसमें। तो हम लोग इनफैक्ट मैंने ये बोला ना कि हम लोग कभी भी फॉर्मूला लेके नहीं चलेंगे इस वाले चीज में, अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन में हम लोग फॉर्मूला पे नहीं बेस करेंगे अपना, हम लोग सॉल्व कर लेंगे हर बार, बिल्कुल बेसिक से। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे मिल गया, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा होता तो ये आंसर आ जाता, लेकिन मुझे पूछा है रेंज, तो रेंज के लिए क्या करें, एस एक्स का बात करो यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स विल बी ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर दैट इज माइनस 15t माइनस 5/2 t स्क्वायर। पुट कर दो यहाँ पे, माइनस 15t माइनस 5t स्क्वायर, तो रेंज विल बी माइनस 15t minus 5t square by 2 that is minus 15 into 6/√3 minus 5 into 6 is 36 by 2 into 3, तो ये हो गया 90/√3 minus 36 5 is 180/6 30, तो आंसर आ गया 90 minus 30√3/3, या फिर 30 कॉमन ले लो तो √3 minus 1, 30 कॉमन ले लो तो ये बन गया √3 minus 1, ये किसी का तो आंसर आया था, हाँ आ गया, सही है। अरे तुमने यही तरीका किया था?
या कुछ और किया? सर क्या 1 किया बाई फिर रूट आगे? 3 माइनस 1 आएगा ना? नहीं, वो 90/√3 है ना। अच्छा, फॉर्मूला 90/√3 को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 30√3√3 बाई √3 -1। तो एक √3 कैंसिल हो गया, तो ये 30√3 -30 लिखा हुआ है ना ओके सर। बेसिकली। तो 30 कॉमन ले लो, ठीक है। अच्छा आर्या, फिर तुमने माइनस वो साइन को सही से सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर ठीक है। बट मैं ये बोलूंगा कि फॉर्मूला नहीं याद रहेगा यार, ये रेंज वाला फॉर्मूला। सर आपकी आवाज फिर कट हो रही है। इससे कट हो रही है, अभी ठीक है या अभी भी कट हो रही है? यस सर। ओके ठीक है, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है? एक और क्वेश्चन करना है या हो गया? सर तो एक और ट्राई करो। हाँ सर ये नेगेटिव 15 टी है या ऊपर से हाँ, 13 टी है, पॉजिटिव है? नहीं निगेटिव है, पीछे वाले साइड देखो ना, ux भी -15 है ना, तो -15t -5t²/2, तो दोनों जगह माइनस है। अच्छा यहाँ पर फिर यहाँ पर गड़बड़ हुआ ना, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है प्रथम, ये आंसर आ जाएगा फाइनल, -30√3+1, दोनों निगेटिव में। और फिर जब मुझे रेंज देना होगा तो मैं उसको प्लस वाली वैल्यू दे दूंगा कि डिस्टेंस मुझे बस बताना है, तो 30√3+1 आ जाएगा। सर ये क्वेश्चन में ए कैसे निकाला सर, बता दीजिए। एक्सलेशन कैसे निकाला? ठीक है, दोनों देखो, हाँ यहाँ पर देखो इंक्लाइन, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो हर बार जब भी मेरा इंक्लाइन वाला क्वेश्चन होगा ना, हम लोग अपना एक्सिस, एक एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन ले लेंगे, ये रेड वाला लाइन, और एक एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ले लेंगे, ये वाला येलो वाला, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री है। अब जो किसका डाउट था? मेरा। हाँ नवीन, अब ये एंगल मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है, और मुझे पता है ये एंगल कितना है, 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल कितना होगा नवीन? 60। और देखो ये और ये भी इससे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। 30 और ये एंगल क्या होगा? 60। तो ग्रेविटी नीचे लग रहा था ना, इधर इस डायरेक्शन में, ग्रेविटी इधर है, तो ग्रेविटी का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? g cos 60, दैट इज g/2। तो एक्सेलरेशन अलोंग x इज -g/2, और ग्रेविटी का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? g cos 30 या फिर g sin 60। ठीक है नवीन? हाँ सर। तो हम लोग हर बार ऐसे ही निकालेंगे, कंपोनेंट्स लेंगे फिर ब्रेक कर देंगे, ठीक है? हाँ सर समझ। ठीक है, तो फॉर्मूला से इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम कंपोनेंट्स ब्रेक करो और सॉल्व कर दो। एक और क्वेश्चन ट्राई करो, बिना फॉर्मूला के। ये एंगल है 37 डिग्री, मैंने यहाँ से एक बॉल फेंका at an angle of 30 degree with a speed of 60 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताना है ये फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड रेंज, और अगर ये मैं एच मैक्स बोल रहा हूँ हाईएस्ट, तो थर्ड एच मैक्स, तीनों बताना है।
without the use of formula. प्रथम s equal to प्रथम हम लोग टाइम के लिए sx नहीं लिखते, हम लोग टाइम के लिए sy देखते हैं। ये देखो sy होगा, वो तो +15 ना, +15t - 5√3/2t², जब वो वापस सॉल्व कर रहा है तो। ठीक है प्रथम। मिताली मैं अपलोड हो जाएगा ना यूट्यूब पे तो मैम मैसेज डाल देंगे, मुझे पता नहीं कब तक आ जाएगा। आई थिंक कल सवेरे तक आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके सर। हाँ आया किसी का आंसर? टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ गया होगा अभी तक। टाइम ऑफ फ्लाइट 7.5। ओके वीना। नवीन, ओके ठीक है, नवीन अनम्यूट करना एक बार। ओके हाँ नवीन बताओ, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स और एक्सेलरेशन अलोंग वाई क्या होगा? ये मैं एक्स बोल रहा हूँ और ये वाई बोल रहा हूँ, तो ये एंगल कितना होगा? ये 90 - 37 ये एंगल 37 और ये 53, और ग्रेविटी मेरा नीचे लग रहा है, तो ग्रेविटी का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा नवीन? जी cos 30 जी cos 37। cos 37 कितना होता है? 4/5 4/5, तो ये हो जाएगा 4g/5 मतलब -8। तो देखो एक्सेलरेशन अलोंग वाई क्या हो गया? -8, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स क्या हो जाएगा? जी sin 53 जी sin 53 नहीं, जी सर जी sin
जी साइन 37 या फिर जी कॉस 53। तो ये आ जाएगा -6। क्योंकि जब तुम इस थीटा के लॉन्ग मूव कर रहे हो ना 53, तो 53 के लिए मूव करोगे तो ये जी कॉस 53 होगा, या फिर अगर 37 के अपोजिट मूव कर रहे हो तो जी साइन 37 होगा। हाँ हाँ सर। ठीक है, ओके। एक आंसर आया टाइम का 7.5, एक आंसर आया सबका अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है। एक आंसर आया 30/8, एक आंसर आया 7.5। तो देखते हैं यूएक्स क्या आया। यूएक्स सॉरी यूएक्स यूआई यूएक्स क्या होगा, इधर की ओर स्पीड 60 cos 30 दैट इज 60√3/2 30√3, और यूआई जो होगा ये होगा 60 sin 60 दैट इज 30। ठीक है, अब जब ये वापस गिरेगा SY is equal to 0. तो SY इक्वल टू 0 होगा। तो मैं सीधा SY इक्वल टू 0 कर दूं तो SY क्या होगा, UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर इक्वल टू 0। तो UY मुझे पता है, UY is 30, AY is 8, तो 30T प्लस हाफ -8T स्क्वायर इक्वल टू 0। एक T कैंसिल आउट हुआ और हमारे पास आ गया वीना। सही है, सही है प्रणव। यहाँ से हमारे पास आ गया 4T इक्वल टू 30 और T इक्वल टू 7.5 सेकेंड। ठीक है, आ गया, सही है। ठीक है, देखो हर बार सेम काम करना है मुझे, कुछ भी न्यू नहीं है। अब SY आ गया तो SX निकालो रेंज। AX is -6, UX is 30। UX is 30√3। यहाँ पर जो गड़बड़ हो सकता है ना वो बस प्लस माइनस में हो सकता है कि हमने एक्सेलरेशन को निगेटिव की जगह पॉजिटिव ले लिया, या फिर पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे इनिशियल स्पीड भी मेरा निगेटिव था तो वहां पर गड़बड़ हो सकता है, और कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा। तो वो दोनों बस हम लोग ध्यान से लिखेंगे। (225√3 - 3) ओके, एक आंसर आया। UX is 30√3 into 30/4 प्लस हाफ AX is -6 ही है ना। हाँ, प्रथम ये देखो नीचे की ओर 10 है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा प्रथम, G cos 53, तो वो 6 हो गया ना, G cos 53। ठीक है, आपने इधर साइन होगा ना वो साइन 53। ठीक है। तो अगर तुम साइन 37 होगा या फिर cos 53 होगा। अगर तुम 53 को देख रहे हो, एक मिनट, तुम इसको ये छोड़ो, तो ये वाला क्या होगा, जी साइन 37, जी साइन 37 क्या होता है प्रथम, 3/5 होता है ना, तो 10 into 3/5। साइन 53 क्यों होगा प्रथम, along the theta is cos theta। तुम इस 37 के अपोजिट जा रहे हो तो साइन 37 होगा, और अगर तुम इस 53 के लिए देखो तो तुम टुवर्ड्स द थीटा जा रहे हो ना, तो ये cos 53 होगा। तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है -6 into t स्क्वायर इज 900/16। तो ये हो गया 30 जा 900√3/4 -3 into 900/4/16, ये आ जाएगा आंसर।
तो एक काम करो, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? 900/4 कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 900/4 कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस 3/4 ये आंसर आ जाएगा। √3 को भी कॉमन लेना है तो ले सकते हो, वो तो मल्टीपल आंसर। और हाइट के लिए क्या करें? हमें ui पता है, इनिशियल और फाइनल, और एक्सेलरेशन लॉन्ग y पता है। y वहां से h max वहां से निकाल लो। हाँ प्रणव, t/2 भी कर सकते हो, लेकिन वो लंबा जाएगा। उससे बेटर तरीका है कि तुम बोलो कि तुमको पता है ui पता है, ay पता है, और फाइनल y भी पता है 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। तो sy = vy² माइनस uy² अपॉन t है। तो हम लोग बोलेंगे sy दैट इज इक्वल्स टू h max इज इक्वल्स टू v² माइनस u²/2 है। v 0 है, u जो है ui इज 30 और 8, माइनस 30² अपॉन 2 इंटू माइनस 8। देखो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, उसमें तुमको बहुत पुट करना पड़ता है। हाँ प्रथम, ये आई रेंज हमेशा h max के लिए फॉर्मूला यूज कर लो, v² माइनस u²/2 है, जल्दी हो जाएगा। तो 4 से काट दो तो कितना बन जाएगा? 225/4। 56.25 हाँ 56.25 56.25 या 55.25 56.25 ठीक है। 56.25 मीटर। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, कोलिजन विथ वॉल। कोलिजन विथ वॉल। हम लोग अभी जो केस ले रहे हैं ना, हम लोग को अभी अपने मतलब एज ऑफ नाउ हम लोग इलास्टिक कोलिजन का बात कर रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन, तुमसे इनइलास्टिक कोलिजन का नहीं पूछेगा, तो मैं आ रहा हूँ इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। जैसे मान लो कभी भी वॉल से बॉल टकराया, यहां से ये वॉल है एक, ये बॉल आ रहा था, ये जाके यहाँ टकरा गया। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, अभी आ रही है? अभी भी नहीं आ रहा है। लो सर, आ रहा है। आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके ईशान, फिर से तुम्हारे में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक वॉल है ब्लैक वाला, और हाँ, तो ये बॉल गया, तो बॉल यहां से जाके हिट किया, तो हम लोग को क्या करना है, बॉल का दो तरफ वेलोसिटी है।
एक वेलोसिटी फाइंड करो जो वॉल के परपेंडिकुलर हो। इस बॉल का जो है 2 वेलोसिटी होगा, एक वेलोसिटी वॉल के परपेंडिकुलर है और एक वेलोसिटी वॉल के अलोंग है। तो मैं इस वेलोसिटी को v परपेंडिकुलर और v पैरेलल बोल देता हूँ। तो कोई भी वेलोसिटी होगा उसको मैं कोई भी वेक्टर को मैं 2 एक्सिस में तोड़ सकता हूँ। तो जो बॉल जा रहा था जस्ट बिफोर द कोलिजन मैंने उसको 2 फॉर्म में तोड़ा, v पैरेलल और v परपेंडिकुलर। अच्छा, कोलिजन किस डायरेक्शन में हुआ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोलिजन होगा या वर्टिकल डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक आंसर आया। तो सही है प्रणव। कोलिजन always occurs in the direction perpendicular to the wall. तो हमेशा कोलिजन जो है वो वॉल के इस डायरेक्शन में कोलिजन हुआ है, या फिर तुम बोल सकते हो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये वाला है कि इस डायरेक्शन में कोलिजन हुआ है, और इस डायरेक्शन में कोई कोलिजन नहीं हुआ है। नो कोलिजन इन द पैरेलल डायरेक्शन। तो अगर पैरेलल डायरेक्शन में कोई कोलिजन नहीं हुआ है, तो अगर ये v पैरेलल से जा रहा था और कोई कहीं से टकराया ही नहीं है, तो आफ्टर द कोलिजन अभी भी ये किससे स्पीड जाएगा? v पैरेलल से ही उस डायरेक्शन में जाएगा। ये फील आया? ओकेशन। तो वॉल हमेशा वॉल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोलिजन होगा, वो अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, और वॉल के अलोंग कभी भी कोलिजन नहीं होगा क्योंकि उसके अलोंग कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो उस डायरेक्शन में हम लोग का वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ तक फील आया सबको? क्या और इस डायरेक्शन में जो वॉल के परपेंडिकुलर वाला है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी पहले अगर इधर जा रहा था बॉल v परपेंडिकुलर से, तो अब ये वापस आएगा v परपेंडिकुलर से सेम स्पीड से। कोई चेंज नहीं होगा, बस डायरेक्शन चेंज होगा, एज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन है। तो आफ्टर द कोलिजन जब ये बॉल ऐसे मूव करेगा ना, तो उसका ऊपर की ओर स्पीड होगा v पैरेलल, इधर की ओर स्पीड होगा v परपेंडिकुलर। ओके, मैं ये फिर से स्टार्टिंग से बताता हूँ। कितने लोगों को समझ में आया ये कि किधर कोलिजन होगा किधर नहीं होगा? प्रथमेश, ठीक है, चलो मैं फिर से देखता हूँ एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट ओके, ठीक है। देखो कभी भी तुम बॉल चलो मैं तुमको रियल लाइफ से कोरिलेट करता हूँ, फिर समझाता हूँ। रियल लाइफ में तुम देखो, तुम अगर बॉल ऐसे फेंके तो क्या होता है? बॉल ऐसे गिर गया। लेकिन अगर तुम बॉल ऐसे फेंके तो ये कभी कभी ऐसा भी बाउंस आता है, रेड वाला। ऐसा तुम लोग देखे होंगे। यस सर। ठीक है, तो हम लोग, मैं भी यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि जो भी मेरा वॉल होता है, जैसे ये वॉल है, तो वॉल देखो तुम जैसे तुम वॉल यहाँ वॉल के खड़े हो गए हम, और इस वॉल को पुश कर रहे हैं, तो वॉल अब हम पर वापस पुश करेगा पीछे डायरेक्शन में। वॉल तुमको ऊपर पुश कर सकता है क्या कभी भी? नो सर। वो फ्रिक्शन में आएगा तभी होगा, ऐसे नॉर्मली ऊपर वॉल नहीं पुश करेगा।
तो जब भी बॉल आएगा, जैसे मान लो बॉल आया यहाँ से, मैंने यहाँ से बॉल फेंका, ये जस्ट बिफोर द कोलिजन, मान लो मैं ऐसा बॉल फेंका, इधर आ रहा है, तो जस्ट बिफोर द कोलिजन मान लो इसका इधर की ओर स्पीड है v परपेंडिकुलर और ऊपर की ओर स्पीड है v पैरेलल। तो हम लोग वॉल जो होता है वो ऊपर की ओर तो कोई फोर्स लगाता ही नहीं है, ऊपर या नीचे, हमेशा परपेंडिकुलर टू द वॉल फोर्स लगता है। तो कोलिजन ऑकर्स इन दिस डायरेक्शन, कोलिजन ऑकर्स इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में कोई कोलिजन नहीं हुआ है, कोलिजन doesn't occur, doesn't या फिर does not occur in this direction। तो अगर ऊपर की ओर कोलिजन हुआ ही नहीं है तो ऊपर की ओर वेलोसिटी क्या होगा, ऊपर की ओर वेलोसिटी चेंज करेगा, टकरा ही नहीं ऊपर। तो आफ्टर द कोलिजन बॉल मान लो ऐसा मूव किया, आफ्टर कोलिजन विद द बॉल अगर ऊपर इधर मूव कर रहा है तो इसका इधर वाला स्पीड चेंज नहीं करेगा, v पैरेलल ही रहेगा। और जो पीछे ये वाला स्पीड है जो v परपेंडिकुलर था उसका इधर वाला कंपोनेंट पीछे हो जाएगा बस, और कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अभी ठीक है? यस सर। ठीक है, ये मैंने वर्टिकल वॉल के लिए किया है। यही चीज अगर मेरा टिल्टेड वॉल भी होगा ना तो भी हम लोग यही काम करेंगे। मैं उस टिल्टेड के लिए भी दिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर टिल्टेड वॉल के लिए देखते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो एक बॉल आया, ये बॉल है, एक बॉल आया यहाँ पे ऐसे, such that this angle is 37 degree with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन बॉल इधर जा रहा है, तो बताना है बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, मतलब ऊपर की ओर वेलोसिटी क्या होगा और इधर की ओर वेलोसिटी क्या होगा। लेट्स से दिस इज vy, दिस इज vx, vy और vx क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। जस्ट इसका इधर दोनों कंपोनेंट ब्रेक कर दो। इसका इधर वाला कंपोनेंट होगा जब ये जा रहा है तो 20 cos 37, प्रणव नहीं, इसका इधर की ओर है 16 और इधर की ओर स्पीड है 12, तो ये 12 वाले डायरेक्शन में तो कोलिजन ही नहीं हुआ, तो ये 12 से ही जाएगा, और ये बस ये भी 16 से जाएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में।
ठीक है, हाँ। अब देखो यही क्वेश्चन अगर तुम्हारा ऐसा रहे, सेम चीज, मान लो इंक्लाइन वॉल ऐसा है, वॉल इंक्लाइन है, लेट्स से दिस एंगल इज 30 डिग्री, यहां से मेरा बॉल आ रहा है, बॉल आया इधर, लेट्स से 90 डिग्री पे हिट किया, तो क्या होगा आफ्टर द कोलिजन? इसको थोड़ा मैं इधर बनाता हूँ, मान लो ये 90 डिग्री पे हिट किया, तो क्या होगा बॉल के साथ? 20 मीटर पर सेकेंड से हिट किया, तो बॉल कैसे बाउंस करेगा? सर जैसे आया वैसे जाएगा। जैसे आएगा वैसे ही जाएगा, सही बात है। तो ये अगर इस केस में क्या हुआ है कि 90 डिग्री पे हिट किया है, तो इसी डायरेक्शन में मेरा कोलिजन हुआ है, तो इस डायरेक्शन में जितने स्पीड से आया था वैसे ही वो बाउंस कर जाएगा, तो बाउंस बैक भी करेगा 20 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन अगर वही मान लो ऐसे आया होता बॉल 60 डिग्री 20 मीटर पर सेकेंड से, तो बॉल कैसे बाउंस करेगा? वन 120 डिग्री। क्या सर कौन से साइड से आएंगे? 10√3, ओके 10√3 इसका आंसर है, ये सही है इधर वाला। देखो अब कोलिजन का दो डायरेक्शन है, हम लोग वॉल के परपेंडिकुलर बनाएंगे एक एक्सिस, ये जो मैं ग्रीन वाला बनाया। अब देखो बॉल का इधर की ओर स्पीड क्या था इस डायरेक्शन में, 20 cos 60 दैट इज 10, और हाँ प्रणव, लेकिन ये तभी फॉलो होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला जब इलास्टिक कोलिजन होगा, और इधर की ओर स्पीड था 20 sin 60 दैट इज 10√3। तो आफ्टर कोलिजन ये बॉल इधर तो जाएगा ही 10 से, और ऊपर जाएगा 10√3 से, तो ओवरऑल बॉल का मोशन इधर होगा जस्ट आफ्टर द कोलिजन। राइट, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, सिंपल सा है कोलिजन विद फॉल। सर पिछला साइड है। हाँ हो गया, ठीक है। अब इस पे तुमसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, जैसे मान लो क्वेश्चन, हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, इसका रेंज था r, अब मैंने यहां से d डिस्टेंस, यहां से d डिस्टेंस पे मैंने एक वॉल लगा दिया, यहाँ पे एक वॉल लगा दिया, तो उसके बाद कैसा होगा बॉल का मोशन? यहाँ पे वॉल था, हाँ वॉल इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड आर्यन, मतलब बाउंस तो करेगा, लेकिन कैसे बाउंस करेगा, मतलब क्वेश्चन यही है। चलो मैं पाथ बनाता हूँ, 1 2 3, कौन सा पाथ फॉलो करेगा? ओके दो लोग का आंसर गलत है अभी तक, एक का सही है। ठीक है,
आर्या सही है, दीपेंद्र सही है, प्रथम सही है, प्रणव नहीं, आर्यन सही है, अनमोल सही है, प्रणव अभी भी नहीं। देखो ये क्या होगा अगर ऐसा सिचुएशन है, तो ये मान लो ये यहाँ तक हाइट राइज किया है, तो बिल्कुल सेम होगा, ये यहाँ टकराने के बाद ऐसा कुछ यहीं तक हाइट राइज करेगा और फिर गिरेगा। थोड़ा और अच्छा से बनाना होगा। कोई बता सकता है क्यों? सर स्पीड स्पीड में कुछ चेंज हुआ नहीं, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गया। वर्टिकल स्पीड वही रहा तो मैक्सिमम हाइट सेम रहेगा। वर्टिकल हाइट को मतलब है वर्टिकल स्पीड से, तो वर्टिकल स्पीड तो चेंज हुआ नहीं। वर्टिकल स्पीड चेंज नहीं हुआ तो टाइम भी नहीं चेंज होगा, और टाइम नहीं चेंज होगा तो हम लोग के पास ये डिस्टेंस कितना आएगा, कोई बताए? सही है प्रथम, ठीक है आर्यन, सही है अनमोल, सही है प्रणव, ठीक है। देखो सही है दीपेंद्र, हम लोग का वर्टिकल स्पीड चेंज नहीं किया, वर्टिकल स्पीड डज नॉट चेंज, तो वर्टिकल स्पीड चेंज नहीं किया, दिस इंप्लाइज टाइम ऑफ फ्लाइट will remain constant. Also, Hmax will remain constant. और अगर टाइम ऑफ फ्लाइट कांस्टेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर कांस्टेंट है, तो दिस इंप्लाइज since time of flight is constant, this implies distance traveled in horizontal direction will remain same. Distance traveled in horizontal direction will remain same. हाँ या ना? स्पीड सेम है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, विल रिमेन सेम। तो देखो ये टोटल r डिस्टेंस ट्रैवल करना था इसको, ये डिस्टेंस बचा था r माइनस डी, तो ये भी क्या होगा r माइनस डी। फिल आया या नहीं? कोई दिक्कत? The path to the right of wall in red, path to the left of the wall. हाँ प्रणव, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। ये जो रेड वाला है मैं अलग कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक वाला है और ये जो ब्लू वाला है, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, बिल्कुल ट्रू कॉपी मिरर इमेज। तुम इस वॉल को मिरर मान लो, तो ट्रू कॉपी मिरर इमेज होगा एक दूसरे का। तो नोट करके लिखना है तो नोट करके लिख सकते हो, नोट ब्लू एंड अच्छा तुम लोग तो अलग अलग कलर यूज किए हो, रहने दो। चलो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछेगा। हमारे पास एक क्वेश्चन, वर्टिकल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कब तक चेंज
कब कब चेंज हो सकता है? प्रथम, अभी के लिए हम लोग सेम रहेंगे, लेकिन अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं हुआ तो वर्टिकल स्पीड तो हमेशा सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज हो जाएगा अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं हुआ तो। बट अभी के लिए हम लोग इलास्टिक कोलिजन तुम लोग पढ़े नहीं हो, तो अभी के लिए हर जगह तुम्हारे पास इलास्टिक कोलिजन ही आएगा, इन इलास्टिक कोलिजन नहीं आएगा, हर जगह सेम मानेंगे। क्वेश्चन ऐसा है कि कहीं पर एक वॉल था, एक प्रोजेक्टाइल है, ये वॉल को हिट किया और बिल्कुल इस पॉइंट पे इसका एच मैक्स था ना, उस पॉइंट पे ये वॉल को हिट किया और जिस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम हाइट था उसी पॉइंट पर आके गिर गया। तो मुझे बताना है ये डिस्टेंस कितना होगा। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ r। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ r। r ये रेंज है, अगर मान लो ये वॉल नहीं रहता तो यहाँ गिरता, तो ये रेंज है r। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ r, और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। आर्यन, r इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू r माइनस 1 क्वार्टर में भी। ठीक है आर्यन, सही लिख रहे हो, बस थोड़ा उसको टर्म में बता दो, r के टर्म में। r माइनस 1 नहीं होगा, कुछ और होगा। दीपेंद्र, तुम्हारा सही है, बट तुम अलग डायरेक्शन से निकाल दिए हो। प्रथम, डी क्या है? डी तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, डी से इंडिपेंडेंट आंसर देना है। क्वेश्चन में जितना इंफॉर्मेशन है सफिशिएंट है, नया वेरिएबल के टर्म में हम लोग आंसर नहीं देंगे कभी भी। सही है प्रथम, ठीक है आर्या। But how do we know that the wall is in the 3r/4? नहीं प्रथम, देखो, चलो देखते हैं। ये देखो, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो होगा वो r/2 होगा। अब मुझे पता है कि ये जो यहाँ से यहाँ वाला पाथ है, ये ग्रीन और ये जो रेड है, या फिर ग्रीन और ये जो ब्लैक है, ये दोनों आइडेंटिकल है और ये टोटल डिस्टेंस r/2 है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? r/4, ये भी r/4। आंसर क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू 3r/4, r/2 प्लस r/4। इजी था? सिंपल तो था ना सबको? कोई दिक्कत?
अच्छा ठीक है, सिंपल सा है सबके लिए। मतलब r/2 तो मुझे पता ही है, और ये जो r/2 रिमेनिंग है उसका हाफ हाफ होगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों r/4 तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3r/4। किसी को कोई डाउट होगा तो बताना। हाँ, किसी को कोई डाउट? हाँ ना, समझ में आया? ओके प्रणव, हाउ r/2 इन लेफ्ट साइड इक्वल? प्रणव देखो, ये क्वेश्चन दिया है ना क्वेश्चन में कि ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे कहाँ पर पहुंचता है? r/2 पे। तो ये तो सर तुम्हारा नहीं, वो जो r/2 ये साइड वाला है उसको r/4 कैसे लिखा? वो अच्छा, ये इक्वल देखो, नहीं दिया है ना। हाँ देखो, ये मैंने बताया ना कि वॉल से टकराने के बाद ये ब्लैक वाला और ये जो ब्लू वाला है, ये दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे का। यस सर। तो अगर ये दोनों मिरर इमेज है तो ये दोनों मिरर इमेज होगा। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो एक ये वॉल है, एक ये वॉल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d/2, और वॉल काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं इसके बीच में खड़ा हो गया और एक प्रोजेक्टाइल फेंका, मैं इसके सेंटर पे खड़ा हूँ, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d/4, और एक प्रोजेक्टाइल फेंका। अगर ये वॉल नहीं होता तो मेरा बॉल जाके गिरता, अगर ये वॉल नहीं होता तो रेंज था मेरा 5d। तो बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ collision of ball with the wall before striking the ground, before striking the ground, before striking the ground। कितना कोलिजन होगा? सही है प्रथमेश? प्रथमेश तुक्का था या सॉल्व किया? सर वो थोड़ा कॉमन सेंस ही है, मतलब वो क्या, हाँ ठीक है, वो दिखते ही समझ रहा है। हाँ ओके। प्रथम नहीं, श्रेयस नहीं, प्रणव नहीं, आर्या नहीं, दिग्विजय सही है, अनमोल नहीं, आर्यन नहीं, आर्यन नहीं, ठीक है आर्या सही है, राज मिताली नंबर ऑफ कोलिजन बताना है। देखो क्या इन इन दोनों क्वेश्चन को देखो, इस वाले को और इस वाले को, इन एक्स डायरेक्शन बात करो, एक्स डायरेक्शन में सही है वेदांत, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या उतना ही ट्रैवल किया आर के बराबर, या कुछ और तो ट्रैवल किया एक्स डायरेक्शन में? दोनों केस में देखो डिस्टेंस आर ट्रैवल किया। Yes.
तो हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, वो उतना ही ट्रैवल करेगा along x। प्रथम 9 नहीं 10 कोलिजन होगा ना, तो सर वो एक बीच हाँ में आके रुक नहीं जाएगा? हाँ रुकेगा। तो सर वो वही तो मैं तो 9 ही तो होगा ना, 10 क्यों होगा? चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5। अभी देखो यहाँ तक कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये। ये वाले में d/2, ये वाले में d/2 d। सर 9d/4। हाँ 4d 9d/4। इसका मतलब और 9d/4 है, और इसके बाद यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो वो कितना कोलिजन हो, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? 11d/4। 11d/4 नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, कुछ तो गड़बड़ है। ये d/2, ये d/2 d/2 d/2, तो 2d ये हो गया प्लस d/2d प्लस d/4। हाँ ठीक है, सॉरी 9d यहाँ तक 9d/4 ट्रैवल किया है, और प्लस, तो इस पॉइंट पर ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, फिर ये 6th कोलिजन होगा, फिर ये यहाँ कहीं पर जस्ट 4 के जस्ट सामने 7th कोलिजन, 3 के जस्ट सामने 8th कोलिजन, 2 के जस्ट सामने 9th कोलिजन, 1 के जस्ट सामने 10th कोलिजन, और ये वापस से यहाँ आके गिर जाएगा। और टोटल डिस्टेंस क्या होगा? सर हाँ सर उसने मतलब रेंज 5d थी ना, हाँ तो सर 5d माइनस d/4 किया तो वो तो 9d/4 आया। 5d को तुमने क्या किया? यही आएगा। 5d में से d/4 हटाया तो 19d/4 हाँ 19d/4 आया आया। ना। हाँ तो सर जब मतलब अब तुमने क्या किया? उसमें अब तुमने इसको d/2 से डिवाइड कर दिया होगा। हाँ प्रथम, तो डिवाइड नहीं किया, तुमने क्या गलती? माइनस किया। हाँ तो प्रथम तुमने गलती क्या किया? तुमने ये वाले कोलिजन को कंसीडर नहीं किया, पहला वाले कोलिजन को। सर अभी ध्यान से सोचो, है ना? सर आ गया समझ लो सर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 10 कोलिजन। ये सबको समझ में आया? ये तुम्हारे बुकलेट का भी क्वेश्चन है, तो वापस से तुम जब रिविजिट करोगे तो तुम्हारे बुकलेट में भी आ जाएगा ये क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबली शायद बुकलेट का ही है। ठीक है, तो तुम लोग का होमवर्क क्या होगा? लेक्चर 8 कंप्लीट करना पूरा, लेक्चर 8 का ट्यूटोरियल, और उसके बाद फिर हम लोग के पास एक लेक्चर 6, 7, 8 कंबाइंड ट्यूटोरियल भी है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं वो ट्यूटोरियल भेजता हूँ। फाइन? सर ये नहीं समझा। ये नहीं समझा? जो टोटल रेंज कितना है? 5d, तो एक्स डायरेक्शन में उसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 5d। ये तो ठीक है, हाँ एक्स डायरेक्शन में उसको डिस्टेंस 5d ट्रैवल करना है। अगर वो बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? d/2 बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव कोलिजन। हाँ सर। So between any two successive collision, the ball is traveling a distance of d/2 along x direction. So to travel a distance of 5d, how many collision are required? ऐसे सोच लो। हाँ सर, फिर उसके बाद क्या? हाँ तो देखो, हर d/2 में एक कोलिजन हो रहा है, तो 5d में कितने कोलिजन होगा? यूनिटरी मेथड लगा दो ना। d/2 में एक कोलिजन, तो 5d में कितने कोलिजन? फाइव डी डिवाइड बाई 2। हाँ प्रणव कर सकते हो। 5d डिवाइड बाई d/2 कर दो, वहां से भी तुम्हारा सही है, वो भी तरीका सही है। हाँ किसका डाउट था? नवीन तुम्हारा था क्या डाउट? हाँ सर मेरा क्लियर हुआ? सर एक यूनिटरी मेथड लगाना ना, फिर उसके बाद वो हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यूनिटरी मेथड लगाना है। ठीक है। हाँ सर। सर ओके, इसका और रिकॉर्डिंग कब तक है?
एक मिनट, गीता मैम है क्या?